रिमझिम के कमरे से कपड़े लेकर भागता हुआ बहुरूपिया आखिरकार अविक की नजरों में आ जाता है। अविक उसे पकड़ लेता है और पूरे महल में हंगामा मच जाता है। बहुरूपिया रिमझिम पर दबाव डालता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन इस बार रिमझिम साफ मना कर देती है। उसके इस फैसले से सब चौंक जाते हैं, खासकर समीर, जिसे पहली बार लगता है कि रिमझिम अब सच्चाई के साथ खड़ी है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि बहुरूपिया किसी बड़े प्लान का हिस्सा है और उसका मकसद सिर्फ रिमझिम को फंसाना नहीं बल्कि पूरे परिवार को तोड़ना है। अविक और समीर मिलकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ रिमझिम भी अपने अतीत और उस बच्चे के रहस्य को समझने की कोशिश करती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर सच किसी नए झूठ को जन्म दे रहा है और हर कदम खतरे से भरा है। अविक ने उसका कॉलर कसकर पकड़ लिया। कौन हो तुम और ये सब क्या कर रहे थे? बहुरूपिया छूटने की कोशिश करने लगा। मुझे छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। शोर सुनकर समीर और रिमझिम भी कमरे से बाहर आ गए। रिमझिम की नजर जैसे ही अपने बिखरे हुए कपड़ों पर पड़ी, वो समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये वही है, रिमझिम ने धीमे से कहा। समीर गुस्से में आगे बढ़ा। आज सच निकलवा कर ही रहूंगा। बहुरूपिया हंस पड़ा। सच सुनने की हिम्मत है तुम लोगों में? फिर उसने सीधे रिमझिम की तरफ देखा। चलो मेरे साथ, नहीं तो वो सच सबके सामने आ जाएगा जिसे तुम छुपा रही हो। रिमझिम कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता आई। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही सब चौंक गए। तुम समझती नहीं हो, बहुरूपिया चिल्लाया। अब मैं सब समझ चुकी हूँ, रिमझिम ने सख्ती से कहा, और अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बहुरूपिया पर टिकी थीं। अविक ने उसे और जोर से पकड़ लिया। अब बोल, किसके कहने पर यह सब कर रहा है? बहुरूपिया पहले चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। तुम लोग सोच भी नहीं सकते असली खिलाड़ी कौन है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से कुछ गिरा दिया, एक छोटा सा डिवाइस। अचानक कमरे की लाइट छपकने लगी और अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? किसी ने घबरा कर कहा। अंधेरे का फायदा उठाकर बहुरूपिया खुद को छुड़ाकर भाग निकला। रुको, समीर चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाइट वापस आई तो सब एक दूसरे को देखने लगे। रिमझिम की नजर जमीन पर पड़े उस डिवाइस पर गई। उसने उसे उठाया और उसकी स्क्रीन ऑन की। उस पर एक वीडियो चलने लगा जिसमें कोई छुपा हुआ चेहरा कह रहा था, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। समीर ने रिमझिम की तरफ देखा। अब ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। रिमझिम ने सिर हिलाया। इस बार सच छुपेगा नहीं। महल की दीवारों में एक नया डर बस चुका था और साजिश अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। रिमझिम एक साधारण सी गरीब लड़की थी। उसके पिता की छोटी सी दुकान थी और माँ घर संभालती थी। शहर में बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर वो आई थी, लेकिन यहाँ उसे सिर्फ नौकरानी का काम ही मिला। वो समीर के भव्य बंगले में घरेलू नौकरानी बनकर आई। समीर शहर का एक बड़ा और सफल सीईओ था। उसकी कंपनी पूरे उत्तर भारत में मशहूर थी। बाहर से देखने में वो बहुत अच्छा, सुंदर और स्मार्ट लगता था, लेकिन अंदर से वो बेहद घमंडी और क्रूर स्वभाव का था। रिमझिम जब पहली बार काम पर आई तो समीर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नई झाड़ू वाली आई है। सुन ले, यहाँ कोई ढील नहीं चलेगी। तो जैसे लोग सिर्फ झाड़ू लगाने और गंदगी साफ करने के लिए पैदा होते हैं। अपनी औकात कभी मत भूलना। रिमझिम ने सिर झुकाकर हामी भरी और काम शुरू कर दिया। समीर की पत्नी ने भी रिमझिम को सख्ती से समझा दिया कि घर में एक धूल का कण भी न दिखे। रिमझिम रोज सुबह 5 बजे उठकर पूरे बंगले की सफाई करती। समीर और उसकी पत्नी के कमरे साफ करती, उनके कपड़े धोती और खाना भी बनाती। लेकिन जितना मेहनत से काम करती उतना ही अपमान सहना पड़ता। समीर रोज ताने मारता। कभी कहता, अरे रिमझिम, मेरे जूते देख कितने गंदे हैं, अगर आज भी साफ नहीं हुए तो तेरी खैर नहीं। रिमझिम चुपचाप जूते साफ करती। एक दिन सुबह समीर ने जूते देखे और गुस्से में आ गया। जूते में एक छोटा सा धब्बा रह गया था। उसने रिमझिम को जोर से थप्पड़ मार दिया। रिमझिम का गाल लाल हो गया। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंसू पोंछे और फिर से जूते साफ करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ कसकर बंद थे। रिमझिम रात को अपने छोटे से कमरे में जाकर रोती, लेकिन रोते रोते वो खुद से कहती, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। वो अंदर से बहुत मजबूत और बुद्धिमान थी। वो सिर्फ नौकरानी नहीं थी। 10 साल पहले समीर ने रिमझिम के पिता की कंपनी को गलत तरीके से हड़प लिया था। रिमझिम के पिता एक छोटे लेकिन ईमानदार बिजनेसमैन थे। समीर ने धोखे से उनके साथ साझेदारी की और फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर उनकी पूरी कंपनी अपने नाम कर ली। रिमझिम के पिता दिवालिया हो गए और सदमे में आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी उसी दुख में बीमार पड़कर मर गई। उस समय रिमझिम सिर्फ 12 साल की थी। उसकी एक दूर की रिश्तेदार ने उसे पाला और पढ़ाया। रिमझिम बड़ी होकर सब कुछ जान गई और बदला लेने की ठान ली। उसने अच्छी पढ़ाई की, कानूनी मदद ली और सबूत इकट्ठा किए। अब वो जानबूझकर समीर के घर नौकरानी बनकर आई थी। धीरे धीरे रिमझिम ने अपना काम शुरू किया। रात को जब पूरा घर सो जाता तो वो समीर के स्टडी रूम में चुपके से घुसती। वो महत्वपूर्ण फाइलों की फोटो खींच लेती, ईमेल और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाती। उसने बाहर से कुछ विश्वसनीय लोगों की मदद ली जो समीर की कंपनी के अंदर काम करते थे।
कुछ हफ्तों बाद समीर की कंपनी में समस्या शुरू हो गई। उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स एक एक करके डील कैंसिल करने लगे। कारण कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर घर से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स गायब होने लगे। समीर की पत्नी के महंगे ब्रांडेड बैग और जेवर चोरी होने लगे। समीर को हर बार शक रिमझिम पर होता, लेकिन जब भी तलाशी ली जाती रिमझिम के पास कुछ नहीं मिलता। रिमझिम हमेशा बेगुनाह साबित हो जाती। समीर गुस्से में रिमझिम को और ज्यादा तंग करने लगा। वो कहता, तू ही सब कर रही है ना, साफ साफ बता दे वरना पुलिस में दे दूंगा। रिमझिम नम्र स्वर में कहती, साहब मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती गई। समीर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। लाखों का नुकसान हुआ। बैंक लोन की राशि मांगने लगे। कंपनी में घोटाले की खबरें आने लगी। समीर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। वो रात रात भर जागता और परेशान रहता। एक रात जब समीर पूरी तरह टूट चुका था, रिमझिम ने उसे अपने छोटे कमरे में बुलाया। समीर हैरान था कि नौकरानी उसे क्यों बुला रही है, फिर भी वो गया। कमरे में घुसते ही रिमझिम ने अपना असली रूप दिखाया। वो सीधी खड़े हो गई और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, समीर तुम मुझे रोज अपमानित करते थे। तुम कहते थे कि मैं झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुई हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी ही कंपनी की असली मालिक की बेटी हूँ। समीर स्तब्ध रह गया। रिमझिम ने आगे कहा, 10 साल पहले तुमने मेरे पिता को धोखे से दिवालिया करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। मेरी माँ उसी सदमे में मर गई थी। मैं तब सिर्फ 12 साल की थी। मैंने सब कुछ देखा और सहा। आज मैं वापस आई हूँ। उसने लैपटॉप खोला और सारे सबूत दिखाए। पुराने दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी सिग्नेचर, गवाहों के बयान और कोर्ट के पुराने केस, सब कुछ सामने था। रिमझिम ने बताया कि उसने पिछले कई महीनों में समीर के सारे शेयर खरीद लिए हैं और कानूनी रूप से कंपनी अब उसकी हो चुकी है। समीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू निकल आए। वो रिमझिम के पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो रिमझिम, मैं नहीं जानता था, प्लीज। रिमझिम ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, अब माफी का कोई फायदा नहीं समीर। तुमने मेरे परिवार को रास्ते का पंकड़ समझा था। आज मैं तुम्हें वही कंकड़ बना रही हूँ। तुमने मुझे अपमानित किया, मुझे मारा, मुझे नीचा दिखाया। आज तुम्हारी बारी है। समीर की पत्नी और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। बंगला, कारें, बैंक बैलेंस सब रिमझिम के नाम हो गए। रिमझिम ने समीर को नौकर रख लिया। उसने समीर से कहा, अब तुम मेरे घर में झाड़ू लगाओगे। जिस तरह तुम मुझे लगवा देखे ठीक उसी तरह। सुबह 5 बजे उठकर पूरे बंगले की सफाई करोगे। मेरे जूते साफ करोगे और अगर एक बार भी गलती हुई तो तुम्हें निकाल दूंगी। समीर अब रोज सुबह झाड़ू लेकर बंगले की सफाई करता। रिमझिम जब गुजरती तो वो सिर झुकाकर काम करता। कभी कभी रिमझिम रुककर कहती, जूते ठीक से साफ करो समीर, वरना थप्पड़ खाओगे। रिमझिम अब उस भव्य बंगले की मालकिन बन गई थी। उसने कंपनी को फिर से संभाला कर ईमानदारी से चलाना शुरू किया। उसने कई गरीब लड़कियों के लिए शिक्षा और रोजगार की योजनाएं शुरू की। वो अक्सर अकेले में बैठकर सोचती कि अपमान कितना बड़ा जहर होता है, लेकिन बदला लेने के बाद भी वो क्रूर नहीं बनी। उसने समीर को सजा दी लेकिन उसे मार नहीं डाला। वो कहती, कुछ अपमान ऐसे होते हैं जो इंसान को बदल देते हैं। मैं बदली जरूर लेकिन इंसानियत नहीं खोई। समीर अब हर रोज अपनी गलती समझता, चुपचाप काम करता। उसकी पत्नी भी कभी कभी मदद करती, लेकिन उनका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। रिमझिम की कहानी गरीबी से अमीरी तक का सफर नहीं थी। ये अपमान और बदले की कहानी थी। एक लड़की ने जो कुछ खोया था उसे वापस लिया और साथ में उन लोगों को भी उनकी जगह दिखा दी जिन्होंने उसे कभी इंसान नहीं समझा।